इतिहास में ना हम अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बात करते हैं। मौर्य, गुप्त, मुगल, है ना। लेकिन कभी सोचा है कि जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर जाता है और दूसरे के आने में अभी सदियां बाकी होती हैं, तो उस बीच के समय में क्या होता है? आज हम उसी दौर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा दौर जिसे कई लोग डार्क एज या अंधकार युग कह देते हैं, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। यहीं तो भारत के वो जीवंत गांव और समृद्ध शहर पनप रहे थे, जिनकी नींव पर आगे की सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही विशाल एम्पायर था। वो 185 ईसा पूर्व में खत्म हो गया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य के उदय होने में मतलब 320 ईस्वी तक लगभग 500 साल लग गए। अब इन 500 सालों में कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं थी। छोटे छोटे कई राज्य थे और इसी वजह से कुछ हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को डार्क एज का टैग दे दिया। पर सवाल यही है, क्या ये वाकई एक डार्क एज थी? अब बड़ी बड़ी तारीखों और राजाओं की बात से हटकर जरा इस एक सीन की कल्पना कीजिए। प्रभाकर नाम का एक लड़का है जो एक स्थानीय दुकान पर लोहारों को काम करते देख रहा है, धातु को गर्म करके पीट पीट कर औजार बनाते हुए। वो जो फैसिनेशन है ना उसकी आंखों में, वही इस पूरे युग के सबसे बड़े बदलाव की चाबी है। एक ऐसा बदलाव जो एक मामूली सी धातु से शुरू हुआ। और वो धातु थी लोहा। जी हाँ, आयरन। और ये सिर्फ एक मेटल नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी जिसने सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल दिया। वैसे देखा जाए तो लोहे का इस्तेमाल इस सब कॉन्टिनेंट में कोई नई बात नहीं थी। करीब 3000 साल पहले से ही लोग इसे जानते थे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले, जब इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मतलब मैसिव स्केल पर होने लगा। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बदलाव खेती के लिए तो एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। सोचिए, पहले किसान लकड़ी के फाल वाले हल इस्तेमाल करते थे जो सिर्फ हल्की जमीन पर ही काम करते थे। लेकिन जब उनकी जगह लोहे के फाल ने ली तो अचानक वो भारी, ज्यादा उपजाऊ जमीन भी जोतने लगे, जिसे पहले इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब था ज्यादा अनाज। और कहानी सिर्फ हल पर खत्म नहीं होती। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों से जंगल साफ होने लगे, मतलब खेती के लिए और जमीन मिलने लगी। लोहे की दराती से फसल की कटाई कई गुना तेज हो गई। और तो और सणसी जैसे औजारों से दूसरे लोहार और बेहतर टूल्स बना पा रहे थे। मतलब कृषि का जो विस्तार हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व। ठीक है, तो हमारे पास बेहतर औजार आ गए, खेती के लिए जमीन भी बढ़ गई। लेकिन सिर्फ औजारों से तो काम नहीं चलता ना। खेती के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, पानी। और वो भी भरोसेमंद पानी। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर किसान सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर रहते तो फसल की कोई गारंटी नहीं थी। कभी बारिश ज्यादा, कभी कम। तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकाला गया? इसका जवाब था ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन। मतलब लोगों ने मिलकर सिंचाई के सिस्टम बनाए, नहरें खोदी गईं, कुएं बनाए गए, बड़े बड़े तालाब और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल झीलें भी बनाई गईं। मकसद बस एक था, खेतों तक पानी की सप्लाई को पक्का करना। ये एक कमाल का सामूहिक प्रयास था। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकिल था। इसे समझिए। देखिए, राजाओं को अपने सेना और किले बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। वो पैसा कहाँ से आता? किसानों से, टैक्स के रूप में। अब किसानों को टैक्स चुकाने के लिए ज्यादा फसल उगानी पड़ती थी और ज्यादा फसल के लिए चाहिए था पानी। तो राजा क्या करते थे? वो सिंचाई के इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते थे, प्लान बनाते थे। और मेहनत कौन करता था? आम लोग। नतीजा, फसल बढ़ी, किसानों ने टैक्स दिया, राजा का खजाना भरा और सबकी तरक्की हुई। एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था ये। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि गांव कैसे तरक्की कर रहे थे। लेकिन अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं, इन गांवों में रहता कौन था? वहां का समाज कैसा था? लोग कैसे बटे हुए थे? और यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की, गांवों का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो लगभग एक जैसा ही था। हाँ, नाम अलग अलग थे पर ढांचा वही था। मोटे तौर पर समाज 3 हिस्सों में बटा था। एक तरफ थे बड़े बड़े जमींदार, फिर आते थे छोटे आज़ाद किसान और सबसे नीचे थे भूमिहीन मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो गांव का सबसे पावरफुल आदमी होता था ग्राम भोजक। ये पोस्ट अक्सर हेरिडिटरी होती थी, मतलब बाप के बाद बेटा।
ये गांव का सबसे बड़ा जमींदार तो होता ही था, साथ ही राजा के लिए टैक्स भी वही वसूलता था। और तो और छोटे मोटे झगड़ों में जज का काम भी वही करता था। मतलब उसके पास बहुत पावर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ किसान ही रहते थे। गांव अपने आप में एक पूरी दुनिया थे। वहां लोहार थे जो औजार बनाते थे, कुम्हार थे जो बर्तन बनाते थे, बढ़ई और बुनकर भी थे। ये सभी क्राफ्ट्स पीपल मिलकर गांव को एक सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर यूनिट बनाते थे। अब देखिए, जब गांव में इतनी तरक्की हो रही थी तो उसका असर सिर्फ गांव तक तो सीमित नहीं रह सकता था, है ना? जब खेतों में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जब शिल्पकार ज्यादा सामान बनाने लगे, तो क्या होगा? जाहिर है ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। और इसी बढ़ते व्यापार ने जन्म दिया नए कस्बों और शहरों को, एक नई ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को। और हमें इसका सबूत भी मिलता है सिक्कों के रूप में। उस जमाने के ये जो आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं, ये बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। ये बताते हैं कि अब लेन देन सिर्फ चीजों के बदले चीजों से नहीं हो रहा था, बल्कि एक प्रॉपर करेंसी बेस्ड सिस्टम, एक मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था जन्म ले रही थी। और अगर हमें जानना है कि साउथ इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था, वहां का जीवन कैसा था, तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया है संगम लिटरेचर। ये तमिल भाषा की सबसे पुरानी रचनाएं हैं जो कवियों की सभाओं में तैयार की गई। ये कविताएं हमें उस दौर के समाज, व्यापार और संस्कृति की इतनी जिंदा दिल तस्वीर दिखाती हैं कि लगता सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। इसी तरह एक और जरिया है जातक कथाएं। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों ने कहीं और सुनाई। इन्हीं में से एक कहानी है चतुर गरीब आदमी की। ये कहानियां हमें इन नए बनते शहरों की हलचल भरी जिंदगी की एक झलक देती हैं कि वहां मौके भी थे और मुश्किलें भी। ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि शहर की जिंदगी कितनी वाइब्रेंट थी। वहां होटल चलाने वाले भी थे, माली भी थे, कुम्हार और घास काटने वाले भी, मतलब हर तरह के काम थे। छोटे मोटे लोकल ट्रेड से लेकर घोड़ों जैसे कीमती सामानों के बड़े बड़े सौदे भी होते थे। पर सबसे खास बात क्या थी? ये एक ऐसा समाज था जहां स्मार्टनेस और मेहनत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता था, अमीर बन सकता था। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और उस सवाल पर वापस आते हैं कि साम्राज्यों के बीच का ये जो गैप था, ये असल में खाली क्यों नहीं था। देखिए, एक नजरिया है जो कहता है कि ये डार्क एज थी क्योंकि कोई एक बड़ा राजा नहीं था, बस राजनीतिक उथल-पुथल थी। ये एक पुराना नजरिया है। लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो एक नई कहानी सामने आती है। असली एक्शन, असली ग्रोथ तो जमीनी स्तर पर हो रही थी। ये एक ऐसा दौर था जहां विकास ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, गांवों से, कस्बों से, आम लोगों से। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये पतन का यानी डिक्लाइन का दौर नहीं था, ये निर्माण का दौर था, फाउंडेशन बनाने का दौर था। ये वो समय था जब भारत की आने वाली महान सभ्यताओं के लिए एक बहुत मजबूत आर्थिक और सामाजिक बुनियाद रखी जा रही थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कोई बड़ा सिस्टम, कोई बड़ा साम्राज्य ढहता है, तो असली टिकाऊ ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है? क्या वो हमेशा ऊपर बैठे कुछ लोग तय करते हैं, या फिर वो जमीन से, छोटे छोटे गांवों और शहरों के अंदर से पनपती है? इस पर सोचिएगा जरूर।